सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 8 विज्ञान विषय के चौथे अध्याय में। स्टूडेंट्स, इससे पहले के जो 3 अध्याय हैं उसके वीडियो लेसन्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको क्लास 8 साइंस बिहार बोर्ड लिखा हुआ एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे जाकर आप इससे पहले के तीनों अध्यायों को देख सकते हैं, जिसमें तथ्यों के साथ साथ अध्याय में दिए गए सभी प्रश्न भी हल करके बताए गए हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो अध्याय है वो है कपड़े तरह तरह के, रेशे तरह तरह के, जिसमें हम मेनली जो है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वर्ग में क्लास 6 में, क्लास 7 में हमने जो है सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों के बारे में और उनके रेशों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसी अध्ययन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कुछ और नए तरह के जो है रेशों के बारे में जानेंगे और वस्त्रों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बार फिर से सूती कपड़ों के जो कुछ गुण हैं, जो उसके खूबियाँ हैं, उसको पढ़ते हुए चलते हैं कि सूती कपड़ा जो है गर्मी के मौसम में पहनने पर ठंडक महसूस होती है। सूती कपड़े सबसे अधिक स्वास्थ्यकर होते हैं और सूती कपड़ों में जो है वो धूल कण आसानी से फंसते हैं, है ना, तथा वे शीघ्रता से गंदे भी हो जाते हैं। ये उसका डिमेरिट भी है। पानी में डालने पर सिकुड़ जाते हैं। इस कपड़े में शिकन या सिलवट जल्दी ही पड़ जाती है, जिसके कारण बिना इस्त्री किए सूती कपड़ों को पहनना अच्छा नहीं लगता है। सूती कपड़ों को नमी युक्त जगहों पर रखने से इसमें फफूंद लग जाती है। बराबर धुलाई करने पर रंग हल्के एवं धूसर पड़ने लगते हैं, डिस्कलर हो जाते हैं ऐसे कपड़े। सूती कपड़ों के समान लिनन कपड़ा में भी फफूंद आसानी से लग जाते हैं, परंतु ये सिकुड़ते नहीं हैं। रेशम पहनने में आरामदायक होता है। और आगे है कि जांतव रेशे से बने होने के कारण ताप का कुचालक है, जिसमें शीत ऋतु के लिए अनुकूल वस्त्र है। आगे है रेशम के कपड़ों में फफूंद नहीं लगती है, परंतु अधिक दिनों तक नमी युक्त अंधेरे जगह में रखने पर फफूंद लग सकते हैं। पसीने से रेशमी कपड़ों की चमक और रंग धूमिल हो जाती है। ऊनी कपड़े में सिलवट नहीं पड़ती है। ऊनी कपड़े सिकुड़ते हैं, इस पर फफूंद नहीं लगती है, परंतु अधिक समय तक नमीयुक्त जगह में रखने पर फफूंद लग जाती है। उनको धूप में रखने से उसका रंग हल्का हो जाता है। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं, पटसन के बारे में जानते हैं कि पटसन से बने कपड़े को हम पहनने के काम में नहीं लाते हैं। पटसन से बने बोरियों में अनाज रखा जाता है, इसे फर्श पर बिछाने के काम में लाते हैं। परंतु अब पटसन के रेशा को भी परिष्कृत कर महीन धागा तैयार कर पहनने के लिए कपड़े तैयार किए जा रहे हैं। और आगे यहाँ पे है बच्चों रेशे एवं कपड़े की कहानी, जिसका अध्ययन आपको स्वयं करना है, नहीं तो वीडियो लेसन जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आप इसको विस्तार से पढ़ें। कुछ खास जो पॉइंट है वो हम आपको बताते हैं। ऐसा अनुमान है कि सन से प्राप्त रेशे से ही सर्वप्रथम वस्त्र निर्माण हुआ था। पूर्व पाषाण युग में स्विस लेक के निवासी 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो यूरोप के नियोलिथिक जाति के कहलाते थे, लिनन के रेशों का प्रयोग मछली फंसाने की वंशी तथा जाल बनाने में करते थे। इनके निवास स्थान स्विट्जरलैंड में लिनन के कुछ रेशे, उनसे निर्मित धागे तथा उनसे बनी अन्य वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। पूर्व पाषाण युग के लोग अन्य कई वनस्पति रेशा प्रयोग करते थे। हेम्प सबसे पहला रेशा देने वाला पौधा की खोज हुआ, जिसकी खेती की जाने लगी। इसकी खेती सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया में होती थी, जहां से इसका विस्तार चीन तक हुआ। ऐसा प्रमाण है कि 4500 ईस्वी पूर्व में हेम्प की खेती चीन में होती थी। मिस्र में लिनन की कताई एवं बुनाई की कला 3400 ईस्वी पूर्व में ही विकसित हो गई थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई में चांदी के एक पात्र के चारों ओर कपास सटी हुई प्राप्त हुई है।
इससे प्रमाणित होता है कि भारत में कपास का उत्पादन 4000 ईस्वी पूर्व से ही होता आ रहा है। रेशम के रेशा 2500 ईस्वी पूर्व चीन में सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। यहीं से रेशम का उद्गम एवं क्रमबद्ध इतिहास प्रारंभ होता है। आगे कुछ और तथ्य हैं बच्चों। इंग्लैंड में प्राचीन काल 80 AD से ही श्रेष्ठ ऊनी वस्त्र बनाने का काम होने लगा। वहाँ के ऊनी वस्त्र पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। 13वीं शताब्दी में सबसे अच्छा ऊन का उत्पादन स्पेन में होता था, जो मैरिनो वूल के नाम से प्रसिद्ध था। आगे और बढ़ते हैं। ढाका जो है वो बांग्लादेश का ढाका मलमल के लिए बालचूरी साड़ियों के लिए, बनारस जो है वो बनारसी वस्त्रों के लिए और चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हो गया। भागलपुर और कांजीवरम यानी कि तमिलनाडु, ये जो है यहाँ पे रेशमी वस्त्र के लिए ये दोनों प्रसिद्ध हैं। तो आगे यहाँ पे दिया भी गया है कि भागलपुर और कांजीवरम रेशमी कपड़े के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे है स्टूडेंट्स की वस्त्र की बुनाई कैसे की जाती है। तो वस्त्र का निर्माण पहले हाथों से किया जाता था, जिससे अधिक श्रम और समय लगता था और उत्पादन भी कम होता था। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता था क्योंकि हाथ से करने में काफ़ी टाइम लगता है। करघे के आविष्कार से वस्त्र निर्माण की क्रिया में उन्नति हुई और कम समय एवं श्रम में अधिक वस्त्र बनाने में सफलता मिली। वैज्ञानिक आविष्कारों से वस्त्र निर्माण के काम में और भी उन्नति हुई। औद्योगिक क्रांति के बाद इस उद्योग ने एक नया मोड़ लिया। भाप इंजन से चालित एवं विद्युत चालित यंत्रों से उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने वस्त्र निर्माण उद्योग को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया है। तो पहले बच्चों मुख्य रूप से जो है सूती, ऊनी या फिर रेशमी कपड़े का ही उत्पादन होता था, और आज जो है आधुनिक टाइम में अनेक प्रकार के कृत्रिम रेशों से भी वस्त्र बनाए जाने लगे हैं। पहले केवल प्राकृतिक रेशों से ही वस्त्र बनाए जाते थे। आगे है बच्चों की सर्वप्रथम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए कृत्रिम रूप से रेशा का निर्माण किया गया, जैसे रेयॉन। लकड़ी के लुगदी द्वारा कृत्रिम रेशा प्राप्त किया गया, जिसका गुण रेशम के समान होता है, इसलिए इसे कृत्रिम या नकली रेशम भी कहते हैं। और आज रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा रेशों का निर्माण होने लगा है। इस प्रकार के रेशों को संश्लेषित रेशा कहते हैं, जैसे नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलिन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट इत्यादि। ये सभी जो है वो संश्लेषित रेशे का उदाहरण है, क्योंकि इन्हें रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। आगे है संश्लेषित रेशों में सबसे पहले रेयॉन के बारे में। बच्चों रेयॉन को जो है नकली रेशम भी कहा जाता है। तो रेशम से जो बने वस्त्र होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं और इनकी सुंदरता जो है, जो बुनावट होता है, प्रत्येक व्यक्ति को मोह लेता है। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने का भी प्रयास किया गया। 1890 में वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार के रेशे प्राप्त करने के लिए लकड़ी या बांस की लुगदी यानी कि वुड या फिर बम्बू पल्प से कास्टिक सोडे की प्रतिक्रिया कराई जाती है। जेंथेट सेलुलोज बनाने के लिए एक लुगदी को कार्बन डाइऑक्साइड में मिश्रित किया जाता है, जिसे कास्टिक सोडे के घोल में घोल दिया जाता है। इससे लाल अथवा नारंगी रंग का द्रव पदार्थ बन जाता है, जिसे स्वच्छ करने के उपरांत तथा जमने पर चिपचिपा यानी कि विस्कोस पदार्थ प्राप्त होता है। इसके उपरांत इसको छोटे छोटे छिद्रों में से होकर सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल से होकर निकाल कर ठोस पदार्थ बनाया जाता है। यह द्रव पदार्थ जिन छोटे छोटे छिद्रों में से निकाला जाता है
उसे तंतु ग्रंथि या स्पिनरेट कहते हैं। तदुपरांत कई सुंदर रेशों को एक साथ खींचा जाता है जो रेशम जैसे होते हैं, और अब इन रेशों को साबुन के घोल में धोकर विरंजित करके सुखा लेते हैं, और फिर इस तरह से जो है रेयॉन का रेशा जो है हमें प्राप्त हो जाता है। 1946 में भारत में रेयॉन का पहला कारखाना केरल में स्थापित किया गया था। तो स्टूडेंट्स, रेयॉन जो है, रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गालीचे बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, रेयॉन जो है वो असली रेशम से कहीं उत्तम गुणों वाला एवं सस्ता होता है। इसे रेशमी रेशों के समान बुना जा सकता है। रेयॉन के कारण कम कीमत में इतने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे एवं मनोहर वस्त्र, मोजे तथा अन्य प्रकार के वस्त्र उपलब्ध होने लगे हैं। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गालीचे बनाते हैं। इस प्रकार देखिए रेयॉन से बने हुए कुछ प्रोडक्ट भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। दूसरा जो कृत्रिम रेशा है बच्चों, वो है नायलॉन। तो नायलॉन जो है वो काफ़ी मजबूत होता है, और नायलॉन का जो निर्माण है वो किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। नायलॉन का निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। कोयले से प्राप्त रासायनिक तत्वों एवं गैसों का इस प्रकार सम्मिश्रित किया जाता है कि उनसे नायलॉन लवण उत्पन्न हो जाता है। गर्म करने पर इस पदार्थ के छोटे छोटे कण मिलकर लंबी लंबी लड़ियों में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर इन लड़ियों को पिघलाकर स्पिनरेट से बाहर निकाला जाता है, स्पिनिंग करके। जैसे ही यह रेशा निकलकर हवा में आता है वैसे ही जम जाता है और धागे के रूप में एकत्रित कर लिया जाता है। नायलॉन रेशा मजबूत, लचीला और हल्का होता है। यह चमकीला, धुलाई में आसान तथा साफ करने में आसान होता है, अतः यह वस्त्रों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित है। स्टूडेंट्स, नायलॉन एक ऐसा रेशा है जो काफ़ी मजबूत होता है, और इसीलिए देखिए यहाँ पे पैराशूट एवं पहाड़ पर चढ़ने वाली रस्सी जो है वो नायलॉन की बनी हुई होती है, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होता है। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबें, रस्सी, तंबू, ब्रश, दांत साफ करने वाला जो होता है ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, शयन थैला यानी कि स्लीपिंग बैग, पर्दे इत्यादि बनाते हैं। एक नायलॉन का जो तार होता है इस्पात के तार से अधिक मजबूत होता है। इसी गुण के कारण नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी के निर्माण में किया जाता है। और आगे जो एक और कृत्रिम रेशा है जिससे आवश्यक वस्तुएं तथा वस्त्र बनाए जाते हैं वो है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर जो है वो एक अन्य संश्लेषित रेशा है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसका जन्म द्वितीय महायुद्ध के समय हुआ था। इसको नायलॉन की तरह ही पिघलाकर काता एवं भुना जाता है। इसका भौतिक ढांचा एवं इसकी विशेषताएं भी लगभग नायलॉन के ही समान होती है। इसके वस्त्र बहुत कुछ नायलॉन के वस्त्रों के ही अनुरूप होते हैं। तो ये भी नायलॉन से मिलता जुलता ही रेशा है और वैसा ही मजबूत होता है जैसे कि नायलॉन होता है। तो इस प्रकार पॉलिएस्टर भी काफ़ी उपयोगी है। पेट, PET, पेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य वस्तु से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। आगे है स्टूडेंट्स एक्रेलिक के बारे में। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कंबलों का भी उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं जो एक्रेलिक कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रेलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं।
संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और सस्ती होती हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि हम रेशों की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, देख लें ध्यान से आप। सूती वस्त्र जल्दी से पीली लौ के साथ जलता है। इसके जलने पर उसमें से कागज़ जलने जैसी गंध आती है तथा भूरे रंग की राख शेष रह जाती है। ये जो है सूती वस्त्र का पहचान है। लिनन के वस्त्र को जलाने पर सूती के समान ही परिणाम आते हैं, परंतु इनके राख भार में बहुत हल्की होती है। रेशम हवा में जल्दी जल जाती है तथा जलते समय उसमें से पंखों या फिर बालों के जलने के समान गंध निकलती है। जले हुए किनारों पर चिपचिपे दाने पड़ जाते हैं। इनके राख में दाने पाए जाते हैं। ऊन धीरे धीरे जलती है। जलते समय इसमें से पंखों के जलने के समान गंध निकलती है। जलने के उपरांत काले रंग के गुब्बारे जैसा अपशिष्ट पदार्थ रह जाता है। इसी प्रकार जो रेयॉन होती है सूती की तरह जल्दी से लौ के साथ आग पकड़ लेती है और यह पिघल जाता है तथा काले दाने से पड़ जाते हैं। जलते समय इसमें से भी कागज़ या रस्सी के जलने के समान गंध आती है तथा अंत में भूरे रंग की राख जो है वो शेष रह जाती है। वहीं जो नायलॉन है, जो शुद्ध नायलॉन होता है, वो अज्वलनशील होता है। यह पिघल जाती है किंतु जलती नहीं है। पिघलते समय इसमें से उबलती हुई फली के समान गंध निकलती है। इसका अपशिष्ट कड़ा तथा चिमड़ा होता है। तो इस प्रकार बच्चों इस अध्याय में जो मुख्य तथ्य थे उसका अध्ययन हमने कर लिया है और अब हम इस अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का हल आपको बता देते हैं। तो जो पहला प्रश्न है स्टूडेंट्स वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें नंबर 1 में है संश्लेषित रेशे खाली स्थान अथवा खाली स्थान रेशे भी कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको भरना है कृत्रिम और यहाँ भरना है मानव निर्मित। कुल मिलाकर हो जाएगा संश्लेषित रेशे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। दूसरा है सूती वस्त्र जलने पर खाली स्थान के जलने जैसी गंध आती है, जबकि नायलॉन से उबलती हुई खाली स्थान के समान गंध निकलती है। तो यहाँ आपको भर देना है पहले कागज़ और फिर भर देना है फली। हो जाएगा इस प्रकार कि सूती वस्त्र जलने पर कागज़ के जलने जैसी गंध आती है, जबकि नायलॉन से उबलती हुई फली के समान गंध निकलती है। और तीसरा प्रश्न है जो खाली स्थान में, वो है इस प्रकार से देखिए, सूती और नायलॉन के वस्त्र को खाली स्थान फाड़ने पर खाली स्थान वस्त्र आसानी से फटते हैं। तो यहाँ आपको भर देना है सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर सूती वस्त्र आसानी से फटते हैं, जबकि नायलॉन जो है काफ़ी मजबूत होता है, उसको फाड़ना मुश्किल होता है। आगे है चौथा नंबर पे, खाली स्थान रेशा सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको भरना है रेयॉन रेशा सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। और अगला जो प्रश्न है वो देखिए है मिलान कीजिए। कॉलम का मिलान आपको कॉलम खा के साथ करना है। जैसे सबसे पहले है रेशम, तो रेशम का जो मिलान होगा वो होगा प्राकृतिक रेशा के साथ। गा नंबर से ये प्राकृतिक रेशा है, रेशम जो है वो प्राकृतिक रेशा है। उसके बाद है पैराशूट जो है वो नायलॉन से बनाया जाता है, तो इसको घा से हम मिला देंगे। उसके बाद है कृत्रिम रेशा जो है वो रेयॉन होगा, तो इसको खा से मिला देंगे आप, रेयॉन। और टेरिलिन जो है वो संश्लेषित रेशा है। टेरिलोन क्या है? एक संश्लेषित रेशा है। तो 4 नंबर को का से मिलान कर देंगे। और आगे जो प्रश्न है बच्चों वो कहता है कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कुछ रेशे संश्लेषित कहलाते हैं क्योंकि ये रेशे रासायनिक क्रियाओं द्वारा मानव निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, नायलॉन से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पैराशूट एवं रस्सी। और अगला प्रश्न है
रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं क्योंकि संश्लेषित वस्त्रों में प्राकृतिक रेशों वाले वस्त्रों की अपेक्षा आग की चपेट में आने का खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए संश्लेषित वस्त्र पहनकर रसोई घर में जाने की सलाह नहीं दी जाती है। और अगला प्रश्न है, रेयॉन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, रेयॉन एक कृत्रिम रूप से बनाया गया रेशा है जो असली रेशम के रेशों के समान गुण के होते हैं, अतः इसे नकली रेशम कहा जाता है। और एक और प्रश्न है, संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से पसीना निकलता है जिसे संश्लेषित वस्त्र सोख नहीं पाते हैं, इसलिए यह गर्मी में आरामदेह नहीं होते हैं। और अगला प्रश्न है, एक्रेलिक के 2 उपयोग लिखिए। तो पहला लिखेंगे इसके उत्तर में, इसे सर्दियों में स्वेटर, शॉल अथवा कंबल के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा, वर्षा से बचने के लिए इससे बने छाते का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, रेशा का नाम बताइए जो जलने पर जलते हुए कागज़ का गंध देता हो। तो सबसे पहला है कि यहाँ पे आगे है स्टूडेंट्स की रेशों का नाम बताइए जो, पहला में पूछ रहा है कि जलने पर जलते हुए कागज़ का गंध देता हो, तो इसका उत्तर लिखेंगे सूती। दूसरा जो है वो है जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है, तो इसका उत्तर होगा रेशम। और तीसरा है जलने पर उबलती हुई फली का गंध देता है, ये हो जाएगा आपका नायलॉन। इसका उत्तर होगा नायलॉन। और अंतिम जो प्रश्न है इस अध्याय में वो है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहा है, टिप्पणी दीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, संश्लेषित रेशे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा मानव निर्मित होते हैं जबकि प्राकृतिक रेशे पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संश्लेषित रेशों के उत्पादन के लिए हमें पेड़ पौधों या जंतुओं पर निर्भर नहीं करना पड़ता है, अतः संश्लेषित रेशे वनों के संरक्षण में सहायक हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स इस अध्याय में दिए गए तथ्यों के साथ साथ हमने इसमें दिए गए सभी प्रश्नों का हल भी जान लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।